आज के वीडियो में गाड़ी खरीदने से लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलने वाले हैं। गाड़ी कितने की होनी चाहिए? अगर मेरी सैलरी एक एक्स है तो उसके हिसाब से मेरी कितने की गाड़ी होनी चाहिए? मेरी नेटवर्थ के हिसाब से गाड़ी कितने की होनी चाहिए? और कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? और गाड़ी लेते हुए मुझे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कौन कौन से ऐसे प्राइस हैं जिनका मुझे फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए? उसके अलावा इसी सीरीज़ के दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो गाड़ी है ना उसकी रनिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं देखूं कि गाड़ी का ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि मेरी गाड़ी का इतना खर्चा आता है, वो सिर्फ पेट्रोल का कॉस्ट देखते हैं, लेकिन ओवरऑल रनिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है उसको देखेंगे। और तीसरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि नई गाड़ी लेना ज़्यादा अच्छा है या फिर सेकेंड हैंड गाड़ी लेना ज़्यादा अच्छा है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के क्या है। तो इस वीडियो की तीनों सीरीज़ में हम गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसका 360 डिग्री आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बच्चा कमाई करने लगता है तो उस समय लगता है कि यार चलो कमा रहा है, अब सेटल होने लगेगा। सेटल असली में कब माना जाता है कि सेटल होने लगा? जब उसके पास गाड़ी लेता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पहली गाड़ी ली तो सबने बोला अरे अच्छा अब तो सेटल हो गया इसका मतलब। और जैसे जैसे वो गाड़ी का साइज़ बड़ा होता जाता है ना, लोगों को लगता है कि इसकी लाइफ में अमीरी आने लगी है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इंडिया में कि गाड़ी के साथ लोगों की सक्सेस को जोड़ा जाता है, और कहीं ना कहीं हम भी अपनी ईगो गाड़ी के साथ जोड़ लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो गाड़ी है वो हमारी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ ईगो के लिए कितनी बड़ी है, और क्या गाड़ी लेना सच में एक फाइनेंशियली वायबल डिसीजन है, और जब हम गाड़ी लेते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और गाड़ी अगर हम नहीं लेते, अगर मान लीजिए गाड़ी नहीं ली हमने, हम गाड़ी की जगह कैब को कंपेयर करते हैं, कैब में जाते हैं तो क्या होगा, या फिर और चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो देखेंगे कि फाइनेंशियली व्हाट मेक्स मोर सेंस फॉर अस। गाड़ी खरीदने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं उनके आंसर्स आज आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि सम्मान जो है वो कभी सामान से नहीं मिलता। आपको ये देखना है कि आप गाड़ी में इतने ज़्यादा पैसे अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए तो क्या आपकी बाकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग हुई है? क्या आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रखी है? क्या आपकी इंश्योरेंस प्लानिंग हो रखी है? क्या आपने अपने बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग कर रखी है? क्या आपने बच्चों की शादी की प्लानिंग कर रखी है? क्या आपने अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग कर रखी है? अगर ये सारी प्लानिंग्स आपकी हो चुकी हैं तो आपकी लास्ट ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट में आता है गाड़ी को खरीदना। ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मगर ये सबसे प्राइमरी हिस्सा नहीं है। कई लोग क्या गलती करते हैं कि सबसे पहले गाड़ी खरीदने की प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद वो सारी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं। आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप फाइनेंशियली वाइज लोग हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इमोशनली फूल्स नहीं हैं। गाड़ी लेने से पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि गाड़ी होनी कितने की चाहिए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि गाड़ी कितने की होनी चाहिए। उनको लगता है कि मेरी कोई ईएमआई नहीं जा रही है अभी तक, आगे भी ईएमआई जाने के चांसेस नहीं है, तो सैलरी आ रही है उसको डाल दो। तो इसका एक थंब रूल है गाड़ी कितने की होनी चाहिए, उस थंब रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। और ये थंब रूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने देखा है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जिनको बहुत समय हो गया काम करते हुए उनको तक ये थंब रूल नहीं पता। तो ये थंब रूल क्या कहता है? ये थंब रूल कहता है, चलिए एक्सेल में चलते हैं, कि आपकी नेटवर्थ का 10% या आपकी एनुअल सैलरी का 50% ये आपकी गाड़ी की कॉस्ट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है। आपकी नेटवर्थ वो होती है अगर आप सारी चीज़ें बेचते हैं, जो आपकी जमा पूंजी सब कुछ है, तो जितना पैसा आपके पास आएगा वो आपकी नेटवर्थ है। इसमें जिस घर में आप रहते हैं रेजिडेंशियल, उसको आप नहीं ले सकते, और जो ऐसी चीज़ें जिनको आप बेचना नहीं चाहेंगे उनको नहीं ले सकते, बाकी सारी आपकी नेटवर्थ है। सो नेटवर्थ का 10% या फिर आपकी सैलरी, एनुअल सैलरी, टेक होम सैलरी का 50%। अब इसकी मैंने एक शीट भी बनाई है मैं आपके रेफरेंस के लिए, कि 5 लाख की गाड़ी की कॉस्ट से लेकर के 1 करोड़ की कॉस्ट तक, इस शीट को आप देखिए, हर कॉस्ट में आपकी आइडियल एनुअल सैलरी और नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 लाख की गाड़ी, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपको लेनी है तो 20 लाख आपकी एनुअल सैलरी होनी चाहिए, और तकरीबन नेटवर्थ आपकी 1 करोड़ होनी चाहिए। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए। वैसे ही 20 लाख जो है, 20 लाख की अगर गाड़ी लेनी है आपको, तो 20 लाख की गाड़ी लेने के लिए 40 लाख की आपकी एनुअल सैलरी होनी चाहिए और 2 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा की गाड़ी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आप इसी लिमिट के अंदर अंदर गाड़ी लें, और इसी में देखें कि आपकी कौन सी गाड़ी सूटेबल है। पहले बजट तय करें, फिर गाड़ी देखने जाए। ऐसा ना हो कि आप गाड़ी देखने चल पड़े, बजट का कुछ पता नहीं, और वहाँ जा करके आपको सेल्स में तो फिर अपनी गाड़ी बेचेंगे ना। एक चीज़ और देखते हैं कि भैया चलो
अब आप बोलते हो ईएमआई दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईएमआई का भी एक थंब रूल है, हर चीज़ का एक थंब रूल है, हमें कुछ पता नहीं होता मगर थंब रूल हर चीज़ का है। ईएमआई का थंब रूल क्या कहता है? ईएमआई का थंब रूल कहता है, ये चलते हैं शेड में। तो ये जो 24-10 का रूल है ये कहता है कि आपकी गाड़ी जब आप लेने जाते हैं तो आपके पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि 20% आप उसकी डाउन पेमेंट कर पाएं। 4 का मतलब यह है कि आपके लोन का टेन्योर मैक्सिमम 4 साल होना चाहिए, 4 साल से ज्यादा बिल्कुल नहीं। और आपकी गाड़ी की जो रनिंग कॉस्ट है, मंथली रनिंग कॉस्ट है, वो आपकी सैलरी का 10% होना चाहिए। वो आता है 24-10। 10 मतलब आपकी जितनी भी ईएमआई जाती है, आपके पेट्रोल के एक्सपेंसेस, आपके सर्विसेज के एक्सपेंसेस, वियर एंड टेयर एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस मिला करके आपकी मंथली टेक होम सैलरी का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी गाड़ी आपकी 24-10 रूल के अंदर आती है, और जो हमने पहले डिस्कस किया था 50% और 10% रूल, उसके अंदर आती है, वही गाड़ी आपको लेनी चाहिए। अगर इससे बाहर जाती है तो फिर चादर से बाहर पैर पसारना हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद एक और बहुत एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट आता है, वो है कि हमारी गाड़ी की जो प्राइस है वो कितना है। कई बार क्या होता है ना, हम एक्स शोरूम प्राइस को अपना प्राइस मान लेते हैं। एक्स शोरूम प्राइस जो है वो कंपनी का प्राइस है। कंपनी जब उसको आपको बेचती है, जो आपका प्राइस बनता है वो ऑन रोड प्राइस बनता है। चलिए मैं आपको दोबारा से एक्सेल में लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि ऑन रोड प्राइस में कौन कौन से मोटे मोटे एलिमेंट्स जुड़ते हैं। ऑन रोड प्राइस जब आप देखेंगे तो उसमें मान लीजिए गाड़ी है जो कि 7.25 लाख, ये रियल एग्जांपल मैंने लिया है कहीं से। 7.25 लाख की गाड़ी है, उसमें आरटीओ आपको 80,000 का पड़ जाएगा, डिपेंड करता है कौन सी स्टेट में है, सबका डिफरेंट होता है। इंश्योरेंस आपको तकरीबन 40,000 की पड़ जाएगी, और मिसलिनियस एक्सपेंसेस, एसेसरीज, जीरो डेट इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, मिसलिनियस चार्जेस, आरटीओ, फास्टैग और ना जाने क्या क्या, ये सब मिला करके आपको 30,000 का तकरीबन और खर्चा आएगा। और कुल मिला के आपकी जेब से जो पैसा जाने वाला है वो 7,25,000 नहीं, 8,74,000 आपकी जेब से जाएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 8,74,000, ना कि 7,25,000। 7,25,000 इज ओनली 83% ऑफ 874। आपका जो बजट है ना, जो हमने बात की थी 10% और 50%, उस रूल के हिसाब से आपका बजट आपको ऑन रोड प्राइस में देखना है, एक्स शोरूम प्राइस में नहीं देखना। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है जब आप गाड़ी शोरूम से बाहर निकालते हैं, कि आपको गाड़ी चलानी कितने साल है। अगर आपके दिमाग में आपको पता है कि आप 2-3-4 सालों में गाड़ी बदलते हैं, आप किसी भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको ये भी देखना है कि आपकी कितनी अपॉर्चुनिटी लॉस होगा अगर आप गाड़ी को बार बार बेचते रहेंगे। तो एक टेबल मैंने आपके लिए बनाया एक्सेल में, दोबारा से एक्सेल में चलते हैं और देखते हैं। तो इस टेबल में अगर आप देखेंगे, आपने नई गाड़ी ली तकरीबन 7,25,000 की, जो उसका एक्स शोरूम प्राइस था। हमेशा रीसेल वैल्यू एक्स शोरूम पे तय होती है, नॉन रोड प्राइस पे तय नहीं होती, ये भी बहुत मज़े की बात है। तो आपका जैसी शोरूम से निकली तकरीबन 15% आपका रेट कट से नीचे हो गया, आप बाहर निकले 15% गिर गया रेट, तो आपकी गाड़ी 6,20,000 की हो गई, जो आपने 7,25,000 की ली थी। आपके एमआरपी पे देखें तो अराउंड 30% का झटका आपको खट से बाहर निकलते ही हो गया। वैसे ही 1 साल के बाद उसकी वैल्यू तकरीबन 66% रह जाती है, 2 साल के बाद 58%, 3 से 4 साल के बीच में उसकी वैल्यू तकरीबन 50% रह जाती है। अगर आप मान लीजिए आपका होराइजन है कि 4 साल आपको चलाना है, तो आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 4 लाख रुपए आपके सस्ते हो जाएंगे गाड़ी के, जिस कॉस्ट में आपने लिया और जिस कॉस्ट में आप बेचेंगे। तो 4 लाख रुपए तो सिर्फ आपके इस गाड़ी को चलाने के होंगे, किसी चीज़ के नहीं। बाकी सब चीज़ कॉस्ट अलग है, सिर्फ गाड़ी को चलाने के, क्योंकि आप बेचेंगे तो 4 लाख के लॉस में बेचेंगे। तो आप ये सोच के बेचें कि आपको ऐसे बेचनी है कि नहीं। और दूसरी बात है कि अगर आप इसको लोन पे लेते हैं, तो मान लीजिए 8,64,000 की गाड़ी है, डाउन पेमेंट आपने 1,72,000 की दी, इसमें बैलेंस जो आपका 6,92,000 बचा, इसकी EMI आपकी तकरीबन 17,800 की बनती है। सो टोटल पेमेंट आप, क्योंकि EMI 9% के हिसाब से लिया, वैसे EMI 10% में भी मिलती है, मतलब मान लेते हैं 9% में मिलती है। सो 9% के हिसाब से टोटल जो आप देंगे 7,25,000 जिसका एक शोरूम था, 864 जिसका ऑन रोड प्राइस था, EMI के समेत जो आप पैसा देंगे, आपका नेट पेबल अराउंड 10,71,000 हो जाएगा। इसका मतलब यू आर पेइंग अराउंड 2 लाख और मोर देन 2 लाख ओनली एज अ इंटरेस्ट कंपोनेंट। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और गाड़ी हमने देखा इससे पहले डेप्रीशिएट हो रही है और आप पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे आप गाड़ी पे लोन लेते हैं ना, द वर्स्ट लोन, द बैड लोन टू टेक इज़ अ कार लोन। कोई भी डेप्रिशिएटिंग एसेट पे आप लोन लेते हैं, दैट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ लोन यू कैन टेक। तो आप जब भी गाड़ी पे लोन लें, ध्यान से लें कि दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ लोन यू आर टेकिंग। गाड़ी पे लोन लेना वैसा ही है कि आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो वेट गेन करने के लिए। जी हाँ, आप लोन तो ले रहे हो, आप पैसा तो इंटरेस्ट तो दे रहे हो, मगर किस चीज़ के लिए? उस एसेट के लिए जिसकी वैल्यू हर रोज़ कम हो रही है।
तो सोचिए आपको अगर रोज़ जिम जाना पड़े और बोले कि यार मैं तो ऑलरेडी मोटा हूँ, बोले हाँ जिम जाओ ना और मोटे हो जाओगे, तो कैसा लगेगा आपको। वैसा ही गाड़ी पे लोन लेना होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। दूसरी एक चीज़ आपको समझनी होगी कि आप गाड़ी ले क्यों रहे हैं। एक तो होता है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, दूसरा होता है कि आपको मतलब कई सारे कारण हो सकते हैं। तो आप ये कारण देखिए कि आपको गाड़ी लेनी क्यों है। अगर आप सिर्फ इसलिए गाड़ी ले रहे हैं क्योंकि आपके ऑफिस में किसी ने गाड़ी ले ली है, आपके पड़ोस में किसी ने गाड़ी ले ली है, या आपको एक सोशल प्रेशर है कि आपको दिखाना है कि मतलब मैं कुछ कर चुका हूँ लाइफ में, तो शायद वो गलत फाइनेंशियल डिसीजन होगा। क्योंकि आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो ये मानता हूँ मैं कि आप फाइनेंशियली वाइज लोग हैं। आप इमोशनल ऐसे लोग नहीं हैं जो इमोशंस में आके अपने फाइनेंस को ख़राब कर दें। क्योंकि आपको ये देखना है कि हो सकता है कि जो पड़ोसी या जो आपके ऑफिस में जिसने गाड़ी ली है उसकी बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई है। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग देखिए कि आपकी बाकी सारी 3 डायमेंशनल फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई है, कि आप एकदम सिक्योर हैं, कि आप इतना पैसा यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर डाल सकते हैं तो ज़रूर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हुई तो आप पहले क्रिटिकल चीज़ों को पहले ख़त्म कर लीजिए अपनी लाइफ में, इससे पहले कि एक डेप्रिशिएटिंग एसेट गाड़ी जैसा लें। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमने देखा कि हमें गाड़ी कितने की लेनी चाहिए, हमें क्या थंब रूल हैं गाड़ी लेने के, EMI के क्या थंब रूल हैं, क्या ये इमोशनल डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन सही है। अब इसकी जो अगली सीरीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हम ये समझेंगे कि गाड़ी की रनिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या गाड़ी कब कितने किलोमीटर पे गाड़ी हमें ज़्यादा फ़ायदा देती है, कितने किलोमीटर में कैब हमें ज़्यादा फ़ायदा देती है। हम ये भी समझेंगे कि एक लग्जरी कैब और एक गाड़ी के बीच का क्या डिफरेंस होता है। तो इन सब डिफरेंसेस को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आपकी कौन कौन सी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ पूरी हो चुकी है तो आपको गाड़ी ले लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें समझेंगे हम अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये थंब रूल्स जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, इनको याद रखिए, छाप दीजिए अपने मन में, और गाड़ी लेने की अगर इच्छा है और थंब रूल्स में वो आपकी फाइनेंशियली फिट बैठता है तो ज़रूर लीजिए। थैंक यू।